आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है ईरान का भारत से क्या कनेक्शन था, सिकंदर से खुमैनी तक की कहानी, ईरान हिस्ट्री इन हिंदी तारीख। ओके, तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का रीजन लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा ब्लॉग चैनल लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। युद्ध के मैदान में सिकंदर खड़ा है। सामने है एक रथ पर पड़ी है एक लाश, उस राजा की जो कभी धरती पर सबसे बड़े साम्राज्य का अधिनायक था। सिकंदर अपने दुश्मन की मौत से दुखी था, वो उसे जिंदा पकड़ना चाहता था। निराशा से भरा सिकंदर राजा के मृत शरीर के पास जाता है। उसकी उंगली में एक अंगूठी थी। सिकंदर अंगूठी उतारकर खुद पहन लेता है। इसी के साथ मैसेडोनिया का सिकंदर बन जाता है पर्शिया का सुल्तान। सिकंदर ने जब पर्शिया पर आक्रमण किया, वहाँ के राजा का नाम था डेरियस III। डेरियस को हराने के बाद सिकंदर हिंदुस्तान आया। सिकंदर से पहले हालांकि एक और डेरियस हिंदुस्तान आया था, डेरियस द ग्रेट। इसी डेरियस के समय में भारत को हिंदुस्तान नाम मिला, इसलिए हिंदुस्तान और फारस का रिश्ता 2500 साल पुराना है। इस रिश्ते से होकर गुजरती हैं कई गांठें। पारसी लोगों का भारत आना, महमूद गजनी का आक्रमण, नादिर शाह का हमला, तैमूर लंग, भारत के इतिहास के इन महत्वपूर्ण चैप्टर्स का पर्शिया यानी आज के ईरान से महत्वपूर्ण रिश्ता है। इसी रिश्ते की डोर पकड़े चलिए चलते हैं और समझते हैं ईरान के इतिहास के बारे में, जानते हैं कैसे बना ईरान। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं तारीख। अदालत, ज़मीन, बाजार, ज़बान, आदमी। रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले शब्द दरअसल फ़ारसी भाषा से हिंदुस्तानी में जुड़े हैं। भारत का खाना, आर्किटेक्चर, बहुत कुछ है ऐसा जिस पर ईरान का साफ प्रभाव दिखता है। लेकिन इस प्रभाव की शुरुआत कैसे हुई? ईरान के इतिहास को मोटा माटी हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। 630 ईस्वी से पहले, 630 ईस्वी के बाद और 1800 के बाद। एक एक कर इन्हें समझते हैं। शुरुआत ईसा से 2000 साल पहले से करते हैं। ईरान को पहले पर्शिया कहा जाता था या फारस भी कहते थे। आगे तीनों नाम हम सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, बात एक ही देश की हो रही है। हाँ, तो कुछ 2000 साल पहले यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया के बीच बड़े बड़े मैदानों में रहने वाले कबीलाई लोग उस इलाके में आए जिसे आज ईरान कहा जाता है। ईरान में सबसे पहले जिन लोगों का निवास था उन्हें एलेमाइट कहते थे। धीरे धीरे राजशाही की शुरुआत हुई और ईरान में जो साम्राज्य उपजा उसे कहा गया असेरियन साम्राज्य। असेरियन के बाद मेडियन नाम का एम्पायर स्थापित हुआ। इन लोगों की राजधानी थी हमदान। राजाओं की बात करें तो ईरान के इतिहास में एक बड़े महान राजा का नाम था साइरस द ग्रेट, जिसने मेडियन साम्राज्य को हराकर एक मेनिड एम्पायर की स्थापना की। साइरस ने ईरान का साम्राज्य पूर्वी यूरोप तक फैलाया और उन्हीं के दौर में हिंदुस्तान का उत्तरी हिस्सा मसलन अफगानिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम का इलाका ईरान के कब्जे में चला गया। साइरस को ग्रेट सिर्फ इसीलिए नहीं कहा जाता, साइरस एक उदारवादी राजा थे। क्षत्रप ये शब्द साइरस के दौर से निकला है। उनके राज्य में अलग अलग इलाकों में क्षत्रप नियुक्त किए गए जो जनता की भलाई के लिए काम करते थे। इसके अलावा साइरस ने जब बेबीलोन को जीता तो वहाँ के गुलाम यहूदियों को आज़ाद कर उन्हें वापस जेरूसलम जाने की इजाज़त दी। इसी के चलते यहूदी लोग भी साइरस का बड़ा सम्मान करते हैं। यहूदी इतिहास के अनुसार इस घटना के बाद यहूदी वापस जेरूसलम गए और वहाँ अपना मंदिर बनाया। साइरस के बाद डेरियस जर्कसीस नाम के राजा हुए, जिनके समय में फारस का साम्राज्य और फला फूला। डेरियस के समय तो फारस का साम्राज्य इस कदर फैल चुका था कि दुनिया की 44% जनता पर फारस रूल करता था। फारस पर 331 बीसी तक एक मेनिड एम्पायर का राज रहा। इस दौरान उनके राजाओं से कुछ गलतियां भी हुई। इनमें सबसे बड़ी गलती थी ग्रीस और मैसेडोनिया पर आक्रमण। इस आक्रमण का बदला लेने के लिए मैसेडोनिया के राजा सिकंदर ने फारस पर आक्रमण किया और सैन्य बल में कमज़ोर होने के बावजूद सिकंदर ने फारस के राजा डेरियस को हरा दिया। कहानी कहती है कि सिकंदर से संधि के लिए डेरियस ने कई खत लिखे। सिकंदर ने जवाब दिया, आगे से जब भी खत लिखोगे मुझे अपने बराबर संबोधित नहीं करोगे, तुम्हारे लिए मैं किंग ऑफ एशिया हूँ। फारस पर कब्जे के बाद सिकंदर भारत आए, लेकिन विश्व विजय का अधूरा सपना लेकर उसे लौटना पड़ा। सिकंदर की असमय मृत्यु के बाद फारस पर सेल्यूकिड वंश ने शासन किया। उनके बाद पार्थियन वंश आया। 200 साल तक फारस सामंतों के कब्जे में रहा। फिर एक और ताकतवर साम्राज्य का उदय हुआ, सासानियन साम्राज्य। इनके फाउंडर का नाम था अर्दशीर।
अर्धशीर के बाद राजा बने उनके बेटे शापुर। शापुर को ईरान में शाहों के शहंशाह के तौर पर जाना जाता है क्योंकि इनके पाले में एक अनोखा रिकॉर्ड है। शापुर वो पहले राजा थे जिन्होंने महान रोमन साम्राज्य के एक राजा वैलेरियन को युद्धबंदी बना लिया था। रोम में तब ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ रहा था। ईसाई परंपरा के अनुसार शापुर ने वैलेरियन की बेइज्जती की। उन्होंने वैलेरियन को झुकने का आदेश दिया और फिर उसकी पीठ पर पांव रखकर घोड़े पर चढ़ गए। हालांकि कुछ दूसरे सोर्सेज बताते हैं कि शापुर ने वैलेरियन के साथ अच्छा सलूक किया। सासानियन साम्राज्य ने 7वीं शताब्दी तक फारस पर शासन किया, लेकिन फिर इस्लाम धर्म का उदय हुआ। उनके काल में फारस के इतिहास का एक सिरा भारत से जुड़ता है। दरअसल फारस का आधिकारिक धर्म था ज़ोरास्ट्रियन धर्म। इस धर्म को फॉलो करने वाले लोगों को भारत में पारसी कहा जाता है। 7वीं सदी में इस्लाम का उदय हुआ। इस्लामी साम्राज्य के दूसरे खलीफा उमर ने फारस पर आक्रमण किया और फारस पर अरबों का कब्जा हो गया। धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए ज़ोरास्ट्रियन लोगों ने फारस से पलायन शुरू कर दिया। ये पलायन अगली कई सदियों तक चला और इस दौरान 18,000 शरणार्थियों का एक जत्था भारत भी पहुंचा। किस्सा संजान नाम की एक कविता के अनुसार पर्शिया से भागकर पारसी लोग होर्मुज चले गए। होर्मुज को 30 साल तक अपना ठिकाना बनाने के बाद उन्हें यहाँ से भी भगा दिया जाता है। यहाँ से इन लोगों की भारत तक यात्रा शुरू होती है। शरणार्थियों का पहला बेड़ा 8वीं शताब्दी में भारत के पश्चिमी तट तक पहुँचता है, जहाँ ये लोग शुरुआती 19 सालों तक दीव को अपना घर बनाते हैं। दीव के बाद ये बेड़ा पहुँचता है गुजरात। किस्सा संजान के अनुसार दीव से गुजरात की यात्रा में इन लोगों को भयंकर तूफान का सामना करना पड़ा। तूफान से बचने के लिए वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और वादा करते हैं कि अगर ईश्वर ने उन्हें बचा लिया तो वे आतश बहरम की अग्यारी यानी एक मंदिर बनाएंगे। ज़ोरास्ट्रियन धर्म में आतश बहरम पवित्र आग को कहा जाता है, जिसे इस धर्म में सबसे ऊंचा स्थान हासिल है। किस्सा संजान के अनुसार इसके बाद तूफान रुक जाता है और ये लोग गुजरात के वलसाड़ पहुंच जाते हैं। यहाँ इन लोगों को पारसी कहा जाता है। गुजरात के एक स्थानीय शासक जिनका नाम जदी राणा था, वे इन पारसियों को अपने राज्य में शरण देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए 4 शर्तें भी लगाते हैं। पहली शर्त, वे स्थानीय रीति रिवाज अपनाएंगे। दूसरी, वो स्थानीय भाषा बोलेंगे। तीसरी शर्त, वे स्थानीय लोगों जैसे ही कपड़े पहनेंगे। और चौथी शर्त, पारसी कभी हथियार इकट्ठा नहीं करेंगे। ये शर्तें मानने के बाद पारसियों ने अपने लिए एक नया शहर बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा संजान। उन्होंने यहाँ पवित्र आग का एक मंदिर भी बनाया। 13वीं सदी के अंत में जनरल अलफ खान नाम के एक मिलिट्री कमांडर ने संजान पर हमला बोल दिया। किस्सा संजान के अनुसार ये हमला सुल्तान महमूद ने किया था, जो संभवतः महमूद अलाउद्दीन खिलजी का नाम है। अलफ खान के खिलाफ पारसियों ने पहली बार हथियार उठाए, लेकिन युद्ध के दूसरे ही दिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। नतीजतन संजान पर अलफ खान का कब्जा हो गया और पारसियों को एक बार फिर अपने स्थान से बेदखल होना पड़ा। उन्होंने पवित्र आग को अपने साथ लिया और बच्चों और औरतों को लेकर बहरोड के पहाड़ों में चले गए। यहाँ 12 साल तक छुप कर रहने के बाद उन्होंने वंसला को अपना नया ठिकाना बनाया। यहाँ किस्सा संजान अपने आखिरी चैप्टर में पहुँच जाता है। आखिर में जिक्र आता है कि पवित्र अग्नि को लेकर पारसी नवसारी चले गए। हालांकि उनका एक धड़ा संजान लौटा और उसे फिर बसा लिया। इस्लाम के आगमन के बाद लगभग 2 सदी तक फारस पर अरबों का रूल रहा। इस दौरान तुर्क कबीलों का भी पर्शिया में आगमन हुआ। अब्बासी खिलाफत के समय तुर्क लड़ाकों को गुलामों की तरह फौज में भर्ती किया जाता था। इन्हें मामलुक कहा गया। बाद में मामलुक ताकतवर होते चले गए और उन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश के ही शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर राज किया था। वहीं गजनवी वंश, जिनके एक शासक महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, इस वंश ने भी कुछ वक्त तक ईरान पर शासन किया था। तुर्कों के ताकतवर होने के बाद फारस पर अरबों का कंट्रोल कमज़ोर होता गया और 11वीं सदी में फारस पर सेल्जुक वंश का राज हो गया। ये दौर इस्लाम के गोल्डन पीरियड के तौर पर जाना जाता है, जब पर्शिया में एक बार फिर फारसी भाषा का उदय हुआ। फिरदौसी जैसे लेखकों ने पर्शिया का शाहनामा लिखा, जिसे पर्शिया में वही कद हासिल है जो भारत में महाभारत को। सेल्जुकों के बाद अगला नंबर आया ख्वारिज़्म साम्राज्य का। ख्वारिज़्मों का शासन लंबा नहीं चला, वजह थे मंगोल। साल 1218 450 मंगोल व्यापारियों का एक कारवां ख्वारिज़्म शासन वाले एक शहर ओत्रार में दाखिल हुआ। ओत्रार का गवर्नर था इनलचुक। उसे जब मंगोलों के आने का पता चला, उसने इन सभी को जासूसी के शक में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ख्वारिज़्म और मंगोलों के बीच कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन मंगोलों का रुतबा और चंगेज़ खान के दुनिया जीतने के इरादे से सारी दुनिया वाकिफ हो चुकी थी। इनलचुक ने 450 मंगोलों को अपने दरबार में बुलाया। आराम से जवाब देने के बजाय मंगोलों ने हेकड़ी दिखानी शुरू कर दी। ये देखकर इनलचुक इतना गुस्सा हुआ कि उसने सभी मंगोल व्यापारियों को मरवा डाला।
जब ये खबर चंगेज़ खान तक पहुंची, उसने अपने 3 दूत ख्वारिज़म एम्पायर के सुल्तान मोहम्मद शाह के पास भिजवाकर मांग रखी इस गुस्ताखी के लिए इनलचुक को सज़ा दी जाए। सुल्तान मोहम्मद 2 कदम आगे था। उन्होंने एक दूत का सर काट डाला और 2 दूतों की दाढ़ी मुड़वाकर उन्हें वापस चंगेज़ खान के पास भिजवा दिया। सुल्तान को यह हरकत बहुत भारी पड़ी। साल 1219 अप्रैल का महीना, मंगोल सेनाएं ओतरार के किले के बाहर खड़ी थीं। बाकी शहर का हाल ऐसा था जैसे खड़ी फसल का टिड्डी दल के हमले के बाद होता है। इनलचुक अपने 20,000 आदमियों को लेकर किले के अंदर छिप गया था। कुल 2 महीने तक युद्ध चला और अंत में इनलचुक को पकड़ लिया गया। उसे समरकंद ले जाकर चंगेज़ खान के आगे पेश किया गया। गेम ऑफ थ्रोन्स का वो सीन आपको याद है जब खाल ड्रोगो खलीसी के भाई के सर पर गर्म पिघली चांदी उड़ेलते हुए कहता है, राजा के लिए ताज। ठीक यही सीन साल 1219 में तेमुजिन उर्फ चंगेज़ खान के दरबार में दिखाई दिया। लेखक जेरिमाया कर्टन की किताब द मंगोल्स के अनुसार अंतर बस इतना था कि चंगेज़ खान ने इनलचुक के कानों और आंख में पिघली हुई चांदी भर दी थी। चंगेज़ खान यहीं नहीं रुका। बुखारा, जो आज के उज़्बेकिस्तान में है, वहाँ मस्जिद पर चढ़कर उसने ऐलान किया, मैं जन्नत से भेजा गया दूत हूँ जो आज तुम सबका फैसला करेगा। इसी ऐलान के साथ शहर में मारकाट शुरू हो गई। मंगोल सैनिकों ने पूरा शहर जला दिया। यहाँ से चंगेज़ खान समरकंद होते हुए पर्शिया जा पहुँचा। यहाँ उसने लोगों को गुलाम बनाकर उन्हें अपने बीवी बच्चों में बांट दिया। शहर का वो हाल हुआ कि उसे दोबारा बसाने में कई दशक लग गए। ख्वारिज़म एम्पायर के ज़र्रे ज़र्रे को चंगेज़ खान की फ़ौज ने नेस्तनाबूद कर डाला। दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक को मंगोल फ़ौज ने यूँ ख़त्म कर दिया जैसे बच्चों का खेल हो। मंगोल के बाद पर्शिया पर कब्जा हुआ तिमुरिद वंश का, जिसके शासक तैमूर लंग के नाम से भारत के लोग अच्छे से वाकिफ़ हैं। साल 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। तैमूर दिल्ली में केवल 15 दिन रहा और इस दौरान उसके वज़ीरों और सैनिकों ने दिल्ली को बड़ी बेरहमी से लूटा, फसलों को तबाह किया, ऐसा हाल किया कि दिल्ली 100 साल बाद उबर पाई। तिमुरिद वंश के बाद एक बड़ा वंश हुआ सफ़विद वंश। सफ़विद वंश के दौर में ईरान में एक बड़ा बदलाव हुआ। सफ़विद वंश से पहले ईरान पर सुन्नी मुस्लिम समुदाय का प्रभाव था। सफ़विद वंश के पहले शासक इस्माइल ने सुन्नी सेक्ट को छोड़कर शिया ब्रांच को अपना लिया। इसी कारण आज भी ईरान में शिया बहुमत में है। साल 1722 में सफ़विद वंश का अंत हुआ। इसके बाद आए अफशारिद। इनके भी एक शासक के नाम से आप वाकिफ़ होंगे। नादिर शाह के दौर में पर्शिया एक बार फिर अपने उरूज तक पहुंचा और इसी दौरान ईरान की तरफ से भारत पर एक और आक्रमण हुआ। साल 1738 की बात है। मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला एक रोज़ अपने आरामगाह में पसरे हुए थे। शराब और नाच का दौर चल रहा था। अचानक एक हरकारा दौड़ता हुआ आया और बादशाह को एक चिट्ठी पकड़ाई। वह ज़रूरी संदेश लिए हुए इस चिट्ठी को बादशाह ने पकड़ा और शराब के प्याले में डुबोते हुए अर्ज़ किया, आईने दफ्तार बेमाना गर के मैं ना बुला। यानी बिना मतलब की चिट्ठी को तो नीट दारू में डुबो देना ही बेहतर है। ये देखकर हरकारी के पसीने छूटने लगे। उसने दरखास्त की, हुजूर नादिर शाह पहुँचने वाला है। रंगीला के कान पर जूं तक ना रेंगी। बोतल से प्याले में शराब उड़ेलते हुए बोले, हनूज दिल्ली दूरस्त, यानी दिल्ली बहुत दूर है। लेकिन न दिल्ली दूर थी न नादिर शाह की फ़ौज। नादिर शाह ने करोड़ों के हीरे जवाहरात, सोना चांदी, इतना सब कुछ लूट लिया कि उसके मुंशी पूरी तरह हिसाब भी नहीं कर पाए। सब कुछ ले चुकने के बाद भी नादिर शाह का मन नहीं भरा। आखिर में उसने मुग़ल दरबार की शान तख्त ताउस को उठाया और वापस लौट गया। उसमें जड़े कोहिनूर और तैमूरिया माणिक भी उसके साथ चले गए और साथ ही चला गया मुग़ल सल्तनत का सारा वैभव और धन धान्य। हमने 7वीं सदी से पहले और 7वीं सदी से 18वीं सदी तक ईरान का इतिहास देखा। यहाँ से हम पहुँचते हैं मॉडर्न ईरान में। 1800 के बाद पर्शिया पर पश्चिम का प्रभाव बढ़ता गया। पर्शिया कमज़ोर हो गया। 9वीं सदी में ब्रिटेन और रशिया के बीच की लड़ाई में पिसता रहा। फॉरेन इंटरवेंशन से तंग आकर 1872 में पर्शिया में संवैधानिक क्रांति की शुरुआत हुई। नतीजा हुआ कि 1905 में पर्शिया की पहली संसद बनी। रूस और ब्रिटेन हालांकि अभी भी पर्शिया पर प्रभाव के लिए लड़ रहे थे। लिहाजा 1907 में एक एंग्लो रशियन सम्मेलन हुआ और पर्शिया रूस और ब्रिटेन के प्रभाव वाले इलाकों में बंट गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन पर्शिया को अपना प्रोटेक्टोरेट बनाना चाहता था, लेकिन इसमें वो असफल रहा। साल 1925 में पर्शिया में एक और वंश का राज शुरू हुआ। पहलवी वंश के राजा का नाम था रेज़ा शाह पहलवी। रेज़ा शाह ने 16 साल पर्शिया पर राज किया, लेकिन जब तक इनका राज खत्म हुआ पर्शिया बदल चुका था। साल
1935 में शाह ने पर्शिया का नाम बदलकर ईरान कर दिया। दरअसल पर्शिया के लोग पहले इस इलाके को ईरान ही बुलाते थे, जबकि पर्शिया नाम बाहर के लोगों ने दिया था। रेज़ा शाह पहलवी को गद्दी क्यों छोड़नी पड़ी? दरअसल ईरान की एक रिफाइनरी पर ब्रिटेन का कंट्रोल था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो ब्रिटेन को डर लगा कहीं जर्मनी इस रिफाइनरी पर कब्जा ना कर ले। ब्रिटेन ने रेज़ा शाह से कहा कि वो जर्मन वासियों को ईरान से बाहर निकाल दे। रेज़ा शाह तैयार नहीं हुए, लिहाजा 1941 में ब्रिटेन और रूस ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। रेज़ा शाह पहलवी को सत्ता छोड़नी पड़ी। उनके बदले सत्ता पर बिठाया गया उनके बेटे मोहम्मद रेज़ा शाह पहलवी को। वो ईरान को आधुनिक बनाना चाहते थे। उनकी छवि ईरान में एक लिबरल नेता की थी। वो ब्रिटेन और अमेरिका के खास दोस्त थे और इस दोस्ती की वजह से वो तेल को सस्ते दाम में इन्हें बेचते थे। कुछ साल तो शाह ने गद्दी बचा कर रखी, लेकिन 1950 का दशक उनके लिए चुनौतियों से भरा रहा। क्या हुआ इस दशक में? मोहम्मद मोसादेक के साथ सत्ता संघर्ष शुरू हुआ। मोसादेक ईरानी राष्ट्रवादी नेता थे। 1951 में मोसादेक ईरानी ऑयल इंडस्ट्री पर ऐसा बिल लेकर आए जो अंग्रेजी हितों को नुकसान पहुंचा रहा था। इससे जनता में उनका समर्थन बढ़ा, मोसादेक की ताकत भी बढ़ी। 1951 में वो ईरान के पीएम बन गए। शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन ये नाटक ज़्यादा नहीं चल पाया। 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर मोसादेक का तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट में CIA का अहम रोल था। उन्होंने मोसादेक के बदले जनरल फजलुल्लाह जहेदी को प्रधानमंत्री बनाया और रेज़ा शाह पहलवी की ईरान में एक बार फिर से वापसी हो गई। शाह की वापसी के साथ फिर ईरानी तेल का दोहन शुरू हुआ। इससे ईरान आर्थिक मोर्चे पर कमज़ोर पड़ा, जनता में असंतोष बढ़ने लगा। 1963 में ईरान में सफ़ेद क्रांति की शुरुआत हुई। इसमें ईरान के मॉडर्नाइजेशन की बात कही गई। शाह धर्म और शासन को अलग रखने की बात करते। वो हिजाब विरोधी भी थे, इसलिए धार्मिक नेताओं के निशाने पर रहते। इन्हीं धार्मिक नेताओं में से एक थे अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। इन्होंने शाह की नीतियों के खिलाफ झंडा बुलंद किया हुआ था। धीरे धीरे रूहुल्लाह खुमैनी को जनता की सहानुभूति मिली, उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। शाह को अपनी कुर्सी पर खतरा महसूस हुआ, सो उन्होंने खुमैनी को देश निकाला दे दिया। पहले इराक और फिर फ्रांस में उन्होंने समय बिताया। इस दौरान उनके लेख और भाषण ईरान पहुंचते रहे, जिसके चलते शाह के खिलाफ देश में माहौल बनता गया। इस आग में तेल का काम किया शाह की एक पार्टी ने। साल 1971 की बात है। पर्शियन साम्राज्य को 2500 साल पूरे हो गए थे। शाह ने तय किया ऐसा भव्य जलसा कराएंगे कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। मंत्रियों ने सुझाया कि राजधानी तेहरान में जलसा रखना ठीक होगा, लेकिन शाह ने कहा नहीं, जलसा दूर रेगिस्तान में रखा जाएगा, जहां पर्शिया के पहले सम्राट साइरस का मकबरा था। शाह का हुक्म था, हुक्म की तामील हुई। परसेपोलिस नाम की जगह पर 30 किलोमीटर के इलाके को खाली करवाया गया। इंसानों से नहीं, सांप बिच्छुओं से। फिर पेड़ लगाए गए, एक रनवे बनाया गया और राजधानी से परसेपोलिस तक एक 600 किलोमीटर की रोड बनाई गई। अब बारी थी शामियाने लगाने की। 50 के आसपास शामियाने लगाए गए। शामियाने से हम महज टेंट मत समझिए। इन शामियानों को सजाने के लिए इतना रेशम लगा था कि ज़मीन पर फैला दे तो 37 किलोमीटर तक पहुंच जाए। हर शामियाने में 2 बेडरूम, 2 बाथरूम और एक सैलून बना हुआ था। शामियानों के बीच लगा हुआ था पानी का एक फव्वारा। आसपास 10,000 पेड़, जिनमें चहचाने के लिए 50,000 गोरैयाँ यूरोप से लाई गई। सिक्योरिटी का टाइट बंदोबस्त किया गया। ये तो था बाहरी बंदोबस्त। अब अंदर किचन का हाल सुनिए। शाह ने पेरिस के सबसे महंगे रेस्टोरेंट के सबसे अच्छे शेफ को खाना पकाने के लिए बुलाया। 200 वेटर्स बुलाए गए स्विट्जरलैंड से। ईरान की फौज के जरिए एयरलिफ्ट कर पेरिस से बर्तन मंगाए गए, जिनका वजन 150 टन था। टाइम मैगजीन ने लिखा, ये दुनिया की सबसे आलीशान पार्टी है। दुनिया के तमाम अखबारों और पत्रिकाओं में पार्टी के चर्चे हुए। इसे दुनिया की सबसे महंगी पार्टी का तमगा मिला। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज हुआ। होता भी क्यों नहीं, ईरान की पुलिस का मालिक खुद पार्टी में मौजूद था, इसलिए पार्टी रोकता कौन। पार्टी पूरे 3 दिनों तक चली। दुनिया की सबसे बेहतरीन पार्टी देने के बाद शाह पहलवी खुश थे। पैसा ज़रूर खर्च हुआ था, लेकिन शाह को इस बात की कोई चिंता नहीं थी, खासकर तब जब शोशेबाजी से उन्हें ईरान के तेल के नए ग्राहक मिल गए थे। जैसा पहले बताया, टाइम मैगजीन ने इस पार्टी पर हुए कुल खर्चे की रकम $100 मिलियन बताई, लेकिन आगे जाकर शाह को एहसास हुआ ये पार्टी उन्हें इससे कहीं ज़्यादा महंगी पड़ गई है। पहलवी की बेगम फरहा डीबा अपने संस्मरणों में लिखती हैं, इस पार्टी की तैयारियों में जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा परेशान किया था वो था प्रेस से निपटना। आए दिन ऐसी बातें छप रही थी कि देश भूखा है और शाह अपने दोस्तों के साथ दावत उड़ा रहे हैं। अयातुल्लाह खुमैनी जो शाह के सबसे बड़े आलोचक थे और उस समय देश से बाहर रह रहे थे, उन्होंने भी इस पार्टी को लेकर शाह पर जमकर निशाना साधा। इस जलसे की खबर जैसे जैसे फैली, जनता में शाह के खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया। शाह लिबरल होने का दावा करते थे। इस पार्टी ने उनकी एक असंवेदनशील शासक की छवि को और पुख्ता कर दिया। वेस्ट की ओर शाह के झुकाव के कारण भी लोगों में भारी नाराज़गी थी। लोग प्रदर्शन के लिए जुटने लगे। शाह की पुलिस ने लोगों को जेल में डाला, लेकिन विद्रोह रुका नहीं। औरतें बुर्का पहनकर सड़क पर निकलने लगीं। बुर्के पर कानूनी पाबंदी नहीं थी, लेकिन अघोषित रूप से बुर्का पहनने वाली महिलाओं को भेदभाव
झेलना पड़ता था, इसलिए बुर्का ईरान की क्रांति का एक बड़ा सिंबल बना। फरवरी 1979 में खुमैनी 14 साल बाद देश वापस लौटे। देश लौटते ही उन्होंने जनमत संग्रह करवाया और इस्लामी गणतंत्र की स्थापना की। उन्होंने खुद को सुप्रीम लीडर घोषित किया और बन गए अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। इस्लामिक क्रांति के बाद शाह और उनकी पत्नी ईरान छोड़कर चले गए। 1980 में अब्दुल हसन बानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के पहले राष्ट्रपति चुने गए। यहाँ रूहुल्लाह खुमैनी इस्लामिक क्रांति लेकर आए तो पड़ोसी मुल्क के तानाशाह सद्दाम हुसैन को सत्ता से बेदखल होने का डर सताने लगा। इसी डर के चलते उन्होंने ईरान पर हमला बोल दिया। इराक ईरान युद्ध अगस्त 1988 तक चला। अंत तक लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकल सका। आखिरकार इराक को पीछे हटना पड़ा। अमेरिकी मदद के बावजूद इराक मनमाफिक नतीजा हासिल नहीं कर पाया, इसलिए उसको ईरान के लिए मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक जीत माना गया। एक साल बाद अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी का निधन हो गया और अली खामेनेई को ईरान का दूसरा सुप्रीम लीडर बनाया गया और अब भी अयातुल्लाह अली खामेनेई का शासन ईरान में जारी है। ये है ईरान का पूरा इतिहास। हमने सबको समेटने की कोशिश की है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए इकट्ठा की हमारे साथी कमल भट्ट ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई दुनिया का इतिहास जो है ना, जब आप उठाकर देखते हैं तो आपको जो है ना एक चीज़ जो है वो देखने को मिलती है कि हर बंदा जो है ना अपने मुताबिक जो है उसने हुकूमत की है, अपने मुताबिक उसने अपनी पॉलिसीज बनाई हैं और जो उसका दिल किया है ना वो उसने वो किया है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा ईगो नज़र आती है, लाइक स्टिल आज के टाइम में भी है, लाइक पावर की ग्रीड के लिए कि बस अपना लोहा मनवाना है, उसके लिए मतलब मुझे लगता है कि पहले टाइम में ना सिर्फ एक यही चीज़ होती थी कि मैं इतनी ज़्यादा हिस्ट्री नहीं पढ़ती, बट ये है कि जितना मैंने देखा है कि लाइक या तो आप एक दूसरे मतलब जगह पर जाकर कब्जा कर लो, मतलब इतना आक्रमण किया जाता था और फिर वहाँ से लूटा जाता था और यही चीज़ें जो और लोगों को जो है गुलाम बनाया जाता था। हाँ एग्जैक्टली। और औरतों को स्पेशली महिलाओं की बात करें तो उनको भी अपने साथ ले जाया जाता था, बच्चों को मतलब मुझे पता नहीं क्यों बहुत अजीब सी ये चीज़ें लगती हैं कि लाइक कि उस टाइम पर लोग इतना ज़्यादा इस तरह से क्यों किया करते थे यार। अभी ये मुझे नहीं पता क्यों किया करते थे, लेकिन जो है ना एक चीज़ जो है ना कि भाई अपना एक डर बैठाने के लिए, अपनी पावर जो है वो बढ़ाने के लिए जो है वो इस सारी चीज़ें जो है वो की जाती थी। कुछ तो भाई बीच में हुक्मरान जो है वो इतने मस्त थे कि भाई शराब के नशे में खोए हुए थे और पीछे से कहते जो लेकर जाना है ले जाओ, हमें बस शराब पीने दो। तो वो इस तरह के भी आपको हुक्मरान जो है वो देखने को मिले, बिल्कुल याशियों में पड़े हुए थे। लेकिन ऑन दी अदर साइड में अगर मंगोल्स की बात करूँ तो नो डाउट भाई मंगोल्स ने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है एक तरह का कह लें कि मौत के फरिश्ते जो है उन्हें एक टाइटल दिया जाता था मंगोल्स को कि वो हाँ लिटरली उनके बारे में भाई जो उन्होंने वो सुना है मतलब हिस्ट्री बताई भी है मंगोल के बारे में। हाँ जी बोल लो। मैंने जो मंगोल्स के बारे में पढ़ा ना कि वो भाई जहाँ से गुजरते थे ना अपने रास्ते में आने वाली हर जगह को खत्म कर जाते थे एक तरह का। अभी ऐसा क्यों था मतलब ये भाई मुझे नहीं पता, ये तो मंगोल्स जो है वही नहीं था क्या भाई मुझे नहीं पता उनके पास दिल था कि नहीं था, लेकिन मंगोल्स के बारे में वो ये कहा जाता है कि काफ़ी सख्त जो हैं वो इस लिहाज से जो थे, जैसे अभी बीच में भी जिक्र किया गया सज़ा से पहले भी अगर देखा जाए तो जैसे क्या नाम लेते हैं 450 बंदा जो है मार दिया गया और फिर उसके बाद जो दूध के साथ जो था वो इस तरह किया गया। तो उसके बाद जो उन्होंने जो है ना बजाय इसके कि खाली जो उस जगह के हुक्मरान थे उनको पकड़ते उन्होंने पूरे के पूरे शहरों पे किस तरह कहर जो है ना वो ढा दिया। तो ये चीज़ जो है ना हिस्ट्री में मंगोल्स के बारे में जो है ना वो लिखी गई कि वो काफ़ी ज़्यादा जुल्म जो है वो उन्होंने जो है वो किए हैं। शुक्र है मैं उस टाइम में नहीं थी, मैं डर ही लग रहा सुन के इन लोगों से। बट अभी की भी अगर बात करें ना तो अब तो मतलब मीडिया बहुत ज़्यादा आ गया है और मतलब ईरान की जो हिस्ट्री अब के टाइम में भी बताई गई तो उस लिहाज से भी देखें तो मुझे ये तो नहीं पता कि मतलब ईरान में लोग कितने % जो हैं वो खुश हैं अपनी गवर्नमेंट से या जिस तरीके से वहाँ पर चलता रहा। बट मुझे जहाँ तक हम लोगों ने न्यूज़ के थ्रू देखा है तो मुझे काफ़ी एक कह लो कि स्ट्रिक्ट मतलब वहाँ पर रूल्स नज़र आते हैं और स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा नज़र आती है स्पेशली महिलाओं को लेकर। तो इस लिहाज से मुझे ना काफ़ी ज़्यादा मतलब ईरान अच्छा वैसे जो है ना आप दुनिया जो है ना इतनी वो यानी कि मैनिपुलेशन करना इतना ज़्यादा आसान हो चुका है ना चीज़ों को कि आपको लिटरली समझ नहीं लगती, क्योंकि जब आप जो है मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं तो आपको एक बहुत डिफरेंट जो है वो नज़र आता है। लेकिन ऑन दी अदर साइड आप जब सोशल मीडिया देखते हैं या अगर आपको हमने एक व्लॉग देखा था जिसमें हमने ईरान के बारे में देखा था तो
तो वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट आपको जो है वो दुनिया जो है वो देखने को नजर मिल रही आ रही थी। हाँ। तो लिटरली सोशल मीडिया पे जैसे हम अगर अपनी बात करें तो जब हमने जो है अपना रिएक्शन चैनल का सफर स्टार्ट किया था, उससे पहले लोगों का परसेप्शन था औरतें सारी बुर्का पहनती हैं, गाड़ी नहीं चलाती। तो ये बहुत सारे लोगों का ये परसेप्शन होता है कि भाई फलाने कंट्री के बारे में ये है वो है, लेकिन जब तक आप उस कंट्री में खुद लैंड करके वहाँ की रियलिटी नहीं ना देखते, आपको कोई इतना ज़्यादा आइडिया जो है वो नहीं होता। लेकिन ये कि लास्ट डेज में कुछ बहुत ऐसे इंसिडेंट भी तो हुए ना, जिसकी वजह से मतलब आपको देखने को मिली ऐसी चीजें, और फिर आपको ऑब्वियसली आपकी एक मतलब माइंड में एक छवि बन जाती है। लेकिन एक चीज तो बहुत क्लियर है, चाहे अब का टाइम था या पहले का टाइम था, बात सारी पावर की है। बस ये कि थोड़े बिल्कुल वो आप कह लो कि मेथड्स चेंज कर दिए हैं, बट स्टिल अब मुझे लगता है मुस्लिम्स कंट्री में ना अभी भी एक मेथड बहुत, मैं कहूँगी कि कॉमन रहा है थ्रू आउट, कि जो एक वो आप कह लो कि लाइक रिलीजन कार्ड को लेकर, तो ये चीज़ तो अभी भी पाई जाती है मुस्लिम कंट्री यार अगर मैं रिलीजन कार्ड की बात करूँ ना, तो लिटरली हर बंदा जो है ना इसे अपने फायदे के मुताबिक जो है ना वो इस्तेमाल करता है। जिस चीज जिनके उन्होंने जो चीज हासिल, तो बेवकूफ बनते हैं ना, लोग अभी तक बन रहे हैं, स्टिल लोग बन रहे हैं। लेकिन आप देखें ना कि लोग जो है ना वही ज्यादातर आपको इस कैटेगरी में नजर आते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है या सुनी सुनाई बातों पे जो है वो यकीन कर लेते हैं। आपको मेजोरिटी जो है वो इस तरह की नजर आती है। ऑन दी अदर साइड जो है वो ऐसे लोग जो थोड़ा सा रिसर्च करते हैं और उसके बारे में बात करते हैं, तो उन लोगों का जीना जो है वो आपको पता फिर किस तरह। स्टिल मुझे लगता है कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी जो होते हैं ना, वो भी बहुत चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं अपने मकसद के मुताबिक। एनीवे गाइस, ओवरऑल मैं कहूँ ये काफ़ी उन्होंने डिटेल में चीज़ें जो है वो ईरान के बारे में बताई, और इंडिया के साथ जो कनेक्शन था वो हम लोगों को ऑलरेडी हमने वो स्टोरी सुनी हुई थी, उसके बारे में हम लोगों को पता था। सो ओवरऑल मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छी वीडियो थी कि हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी कुछ जो है इसमें जानने को मिला। आप जरूर बताइएगा कि आपको इतनी डिटेल में इन सब चीज़ों का पता था। और इसी के साथ हमें वीडियो चैनल करें, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।